ओके, फोल्डर खासा तेज जा रहा है। अगर कोई खास रुकावट सामने ना आई तो वो वाकई आज रात मिशन मुकम्मल कर लेगा। ओवर चीफ ने मसरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, अब मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि फाइल मिलने के बाद क्या करना है। फ्रांसो ने जवाब दिया। फाइल तुमने फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियन सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी रूडी को पहुंचा देनी है। तुम्हारा नाम उसे बता दिया गया है। रूडी खुद ही फाइल मेन हेडक्वार्टर पहुंचा देगा। ओवर चीफ ने कहा। मगर चीफ, रूडी तो सरकारी मुलाजिम है, कहीं इस फाइल का इल्म हुकूमत ऑस्ट्रेलिया को ना हो जाए। ओवर फ्रांसो ने चौंक कर कहा। नहीं फ्रांसो, रूडी हमारी तंजीम का खास आदमी है, तुम इस बारे में बेफिक्र रहो। तुम्हारा काम सिर्फ फाइल उस तक पहुंचा देना है और बस। उसके बाद तुम अपने साथियों के साथ वापस अपने हेडक्वार्टर चले जाओगे। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और फ्रांसो ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे मेज की दराज में रख दिया। इमरान दानिश मंजिल की लाइब्रेरी में काफी देर से मौजूद था। वो मुख्तलिफ फाइलों को बारी बारी पढ़ने में मसरूफ था कि साथ पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने असल आवाज में कहा। सर सुल्तान को फोन आया है, वो कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर उनसे कांटेक्ट करें। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ओके, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो समझ गया था कि ब्लैक जीरो ने इसलिए सर सुल्तान को टाल दिया होगा कि इमरान उसे कह आया था कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। फिर उसने फाइलें बंद की और उन्हें उनकी मखसूस जगहों पर रखकर वो मुड़ा और थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। कुछ पता चला इस टेक्साट के बारे में। कुर्सी पर बैठे हुए ब्लैक जीरो ने एहतरामन उठते हुए कहा। नहीं, कोई हवाला तक मौजूद नहीं है, इमरान ने जवाब दिया और फिर मखसूस कुर्सी पर बैठकर उसने रिसीवर उठाया और सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, पीए टू सेक्रेटरी खारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वो चूंकि जहनी तौर पर उलझा हुआ था इसलिए संजीदा हो रहा था। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। इमरान बेटे, एक अहम वाकया हो गया है। गो सरकारी तौर पर तो ये केस इंटेलिजेंस को रेफर कर दिया गया है, लेकिन इसकी अहमियत के पेश नजर मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला कर दूं। सर सुल्तान ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जिसे आप अहम कह रहे हैं वो तो फिर लाजमन इम्तिहान में आ जाएगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम ताहिर मैट्रिक तो पास कर ही लेगा इस केस की मदद से, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी तबीयत ही ऐसी थी कि वो कोशिश भी करता तब भी ज्यादा देर तक संजीदा न रह सकता था। मजाक फिर कर लेना, फिलहाल मैं एक अहम काम में मसरूफ हूँ। वजारत साइंस की एक अहम तरीन फाइल खुसूसी रिकॉर्ड से गायब हो गई है। चौकीदार को कत्ल कर दिया गया है और रिकॉर्ड रूम की इंतहाई मजबूत छत फाड़कर अंदर से फाइल उड़ा ली गई है। तमाम हिफाजती इंतजाम भी बेकार पड़े हुए हैं। इस फाइल का कोड नाम जीरो फाइल है और ये एक इंतहाई अहम दिफाई हथियार का फार्मूला है। इस पर एक लेबोरेटरी में काम हो रहा है और हिफाजत की गर्ज से ये फाइल खुसूसी रिकॉर्ड रूम में रखी गई थी और अब फाइल के गुम हो जाने से वो काम आगे नहीं बढ़ सकता और अगर फाइल ना मिली तो पाकिस्तान को बेहद नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये हथियार पाकिस्तान के जदीद तरीन सुपर दिफाई निजाम की बुनियाद की हैसियत रखता है और पाकिस्तान ने इस जदीद तरीन सुपर दिफाई निजाम के कयाम पर अब तक अपने बेपनाह वसाइल खर्च कर दिए हैं, जो न सिर्फ बेकार चले जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के दिफा को शदीद नुकसान लाहक हो सकते हैं, क्योंकि साबिका निजाम के मुतालिक मालूम हुआ था कि उसकी तफसीलात काफिरिस्तान को मालूम हो चुकी हैं। इसलिए उसे फौरी तौर पर मुस्तरद करके इस जदीद तरीन दिफाई निजाम का मंसूबा बनाया गया था। इस निजाम का नाम जीरो सर्किट रखा गया था और ये हथियार जो इस फाइल की मदद से तैयार हो रहा था, ये चूंकि बुनियादी हैसियत रखता था इसलिए इस हथियार का नाम भी जीरो सर्किट ही था और फाइल का नाम उसी मुताबिकत से जीरो फाइल रखा गया था। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में तफसीलात बताते हुए कहा। लेकिन जब फाइल रिकॉर्ड रूम में थी तो लेबोरेटरी में उसके बगैर कैसे काम हो रहा था? यकीनन उसकी कोई नकल वहां भी रखी गई होगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मेरे जहन में भी यही सवाल उभरा था, चुनांचे मैंने इस सिलसिले में तफसीलात मालूम की हैं। तफसीलात के मुताबिक इस फार्मूले के दो बुनियादी हिस्से थे, एक इब्तिदाई और दूसरा फाइनल। इब्तिदाई हिस्से पर काम ज्यादा होना था और ये काम बगैर फाइल के भी हो सकता था। चुनांचे फाइल को हिफाजत की गर्ज से रिकॉर्ड रूम में रख दिया गया और इब्तिदाई हिस्से पर काम शुरू कर दिया गया, ताकि जब ये इब्तिदाई हिस्सा मुकम्मल हो जाए तो फाइल रिकॉर्ड रूम से मंगवाकर उसे फाइनल कर दिया जाए। अब इब्तिदाई हिस्सा तकरीबन तैयार हो चुका है और फाइल गायब हो गई है, इसलिए अगर ये फाइल ना मिली तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस फार्मूले का मुअज्जिद एक मकामी साइंसदान अफजल हुसैन था, मगर अफजल हुसैन वफात पा चुका है, इसलिए फार्मूला दोबारा भी तैयार नहीं किया जा सकता, सर सुल्तान ने कहा। लेकिन जाहिर है इस फार्मूले की बाकायदा रिसर्च रिपोर्ट तैयार की गई होगी कि क्या ये काबिल अमल भी है या नहीं। इस रिपोर्ट पर यकीनन मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया होगा
और इसके लिए उन्होंने फाइल को पूरी तफसील से भी पढ़ा होगा। क्या ये साइंसदान इसे दोबारा मुकम्मल नहीं कर सकते? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे ये तफसीलात मालूम नहीं। सेक्रेटरी वजारत साइंस डॉक्टर बशारत से तुम खुद बात कर लो। बहरहाल पाकिस्तान को ये फाइल चाहिए और मुझे यकीन है कि इंटेलिजेंस के बस का ये केस नहीं है। सर सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं मालूम कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और फिर क्रीडल दबाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, पीए टू सेक्रेटरी वजारत साइंस। राब्ता कायम होते ही उनके पीए की आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस डॉक्टर बशारत से बात कराओ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, यस सर, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो, डॉक्टर बशारत बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बशारत की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। पीए ने यकीनन उन्हें एक्सट्रो की कॉल के मुतालिक बता दिया होगा, इसलिए शुरू से ही उनका लहजा मुअद्दबाना था। मुझे इत्तिला मिली है कि कोई अहम फाइल वजारत के खुसूसी रिकॉर्ड रूम से चोरी हो गई है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, उसका केस इंटेलिजेंस को रिफर कर दिया गया है, वो इंक्वायरी कर रही है जनाब। दूसरी तरफ से डॉक्टर बशारत ने जवाब देते हुए कहा, मुझे तफसीलात का इल्म है, आप ये बताएं कि जीरो सर्किट पर काम शुरू करने से पहले यकीनन उस पर रिसर्च की गई होगी कि क्या ये काबिल अमल भी है या नहीं। क्या रिसर्च करने वाले साइंसदानों से इसे दोबारा मुकम्मल नहीं कराया जा सकता? इमरान ने कहा। इसकी रिपोर्ट उसके मुअज्जिन डॉक्टर अफजल हुसैन ने तैयार की थी और फिर जब इब्तिदाई काम शुरू हुआ तो डॉक्टर अफजल हुसैन हार्ट अटैक से अचानक वफात पा गए। उसके बाद इस पर काम होता रहा। वो साइंसदान डॉक्टर आलम और डॉक्टर असद परवेज उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फार्मूले का फाइनल हिस्सा इंतहाई पेचीदा साइंसी फार्मूले पर मबनी था। इसलिए ये सोचा गया कि पहले इब्तिदाई हिस्सा मुकम्मल हो जाए, फिर फाइल की मदद से इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसलिए वो भी इससे तफसीली तौर पर वाकिफ ना हो सके थे। फार्मूले की हिफाजत की गर्ज से उसे ऐसे पेपर्स पर मुंतकिल कर दिया गया था जिसकी कॉपी या फिल्म न बनाई जा सके, और इसी वजह से उसकी दूसरी कॉपी भी तैयार न की गई थी। डॉक्टर बशारत ने जवाब देते हुए कहा, यह जीरो सर्किट किस किस्म का हथियार है? क्या सिर्फ दिफा के काम आता है या उससे हमला भी किया जा सकता है? इमरान ने पूछा। जनाब, यह एक हैरत अंगेज इनकलाबी इजाद है। इससे बैक वक्त दिफा भी किया जा सकता है और हमला भी, और यह इंतहाई मौसर तरीन और जदीद तरीन हथियार है। यह फिजा में ऐसा सर्किट कायम कर देता है जिसकी वजह से कोई हमला आवर जहाज इस सर्किट में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हमला आवर रेस के जरिए इस सर्किट के बावजूद दुश्मन मुल्क के हथियारों के जखीरों को तबाह किया जा सकता है। ऐसे जखीरों को जिन्हें मौजूदा इजादात के मुताबिक नाकाबिल तस्कीर बना दिया गया हो। डॉक्टर बशारत ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तो इंतहाई अहम तरीन इजाद है। ब्लैक जीरो ने, जो लाउडर की वजह से सारी बातचीत सुन रहा था, इमरान के रिसीवर रखते ही बोल उठा। हाँ, जो कोई डॉक्टर बशारत ने बताया है इस लिहाज से तो ये अहम तरीन हथियार है, और मेरा ख्याल है कि ऐसा हथियार तो सुपर पावर्स के पास भी ना होगा। इन अहमकों को चाहिए था कि इस कदर अहम तरीन फाइल दानिश मंजिल में रखवा देते। अब न जाने कौन सी सुपर पावर इसे उड़ाकर ले गई है, या कोई निजी तंजीम। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस फार्मूले को दूसरे कागज पर मुंतकिल करके उसकी फिल्में बना ली हैं, और अगर हम फार्मूला वापस भी हासिल कर ले तब भी उसकी वापसी से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसकी पेशानी पर शिकने थी। फिर तो इस फाइल के पीछे भागना ही फिजूल है। अगर जीरो सर्किट दूसरी ताकतों के पास पहुंच गया तो इसकी बुनियाद पर कोई दिफाई निजाम तैयार करना तो अपने आप को दुश्मन के रहमो करम पर डाल देना है। ब्लैक जीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। हो सकता है ये सारी हरकत किसी प्राइवेट तंजीम ने की हो। ऐसी तंजीमें दो काम करती हैं। अगर वो छोटी तंजीम हुई तो वो सिर्फ फार्मूला फरोख्त कर देगी, और अगर बड़ी हुई तो फिर वो हथियार खुद तैयार करके मुख्तलिफ मुल्कों को बारी बारी फरोख्त करेगी। बहरहाल ये तो पता चलना चाहिए कि ये चोरी किसने की है, इमरान ने कहा, और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। जूलिया का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया। वजारत साइंस के खुसूसी रिकॉर्ड रूम से एक अहम साइंसी फाइल चोरी हो गई है। मेंबर्स को एयरपोर्ट भिजवा दो ताकि वो मशकूक अफराद की चेकिंग करे। फिलहाल मुजरिमों के बारे में कोई क्लू मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर चेकिंग की जा सकती है। वो स्पेशल फोर्स वाले कार्ड इस्तेमाल करेंगे, इमरान ने कहा, और हाथ बढ़ाकर उसने क्रीडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। सुपरिंटेंडेंट फैयाज से बात कराओ, इमरान ने कदरे तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और चंद लम्हों बाद सुपरिंटेंडेंट फैयाज की आवाज सुनाई दी। यस, फैयाज बोल रहा हूँ। सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। फैयाज की इंतहाई तहकुमाना आवाज सुनाई दी।
उसकी आदत थी कि वो रौब डालने के लिए नाम के साथ पूरा ओहदा भी जरूर बताता था। तुम्हारा शायद चीफ सुपरिंटेंडेंट बनने का प्रोग्राम नहीं है, फिर बनवा दूंगा इंस्पेक्टर जमील को सुपरिंटेंडेंट, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह तुम इमरान, तुम कमीने आदमी, तुम मुझसे रकम वसूल करके चलते हुए। मैं शाम को तुम्हारे फ्लैट पर गया तो तुम्हारे उस चिड़ीमार बावर्ची ने सीधे मुंह जवाब ही न दिया। कहाँ हो तुम, वापस करो मेरी रकम अभी और इसी वक्त, फैयाज ने यकलक पट पड़ने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, चंद हकीर नोटों पर इतना गुस्सा, 10-12 लाख पर तो यकीनन तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। वैसे मैं तो समझा था कि तुम वो वजारत साइंस के रिकॉर्ड रूम वाले केस में मसरूफ होगे, इसलिए मैं फ्लैट से चला गया था। अब मुझे क्या मालूम था कि इस कदर अहम केस छोड़कर तुम चंद नोटों के चक्कर में मारे मारे फिरते रहोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो केस भी इंस्पेक्टर जमील ही डील कर रहा है। न जाने उसने सर रहमान को क्या पट्टी पढ़ा दी है कि वो उसे बेहद लिफ्ट कराने लग गए हैं। सुपरिंटेंडेंट फैयाज की आवाज सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि वो बुरा सा मुंह बनाए हुए है। डैडी को जहानत पसंद आती है और बदकिस्मती से यही चीज तुम में और मुझ में मौजूद ही नहीं है। इमरान ने जानबूझकर अपने आप को भी साथ शामिल कर लिया था ताकि फैयाज और ज्यादा गुस्से में ना आ जाए। तुम्हारा मतलब है कि वो नॉनसेंस इंस्पेक्टर जमील मुझसे ज्यादा ज़हीन है, तुम देखना 4 दिनों बाद सड़कों पर जूतियां चटकाता फिरेगा, फैयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। उसे इमरान के अहमक होने से कोई मतलब न था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी बात की थी। वो इस तरह सड़कों पर जूतियां चटकाते चटकाते चीफ सुपरिंटेंडेंट बन जाएगा। खास तौर पर इस वजारत साइंस वाले केस में ये बड़ा अहम केस है, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। ओ, क्या तुम संजीदगी से कह रहे हो? वाकई अहम केस है क्या? फैयाज ने चौंक कर पूछा। हाँ, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आखिर तुम मेरे दोस्त हो और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कल का एक छोकरा तुम्हारे सर पर चीफ सुपरिंटेंडेंट बनकर बैठ जाए, इमरान ने कहा। शुक्रिया शुक्रिया इमरान, वाकई तुम जैसे अच्छे और मुखलिस दोस्त एक नेमत से कम नहीं होते। अभी उससे केस का चार्ज ले लेता हूँ, लेकिन देखो फिर कहीं आंखें न बदल लेना, वरना तुम्हारे डैडी मुझे सचमुच गोली मार देंगे, फैयाज ने खुशामदाना लहजे में कहा। अरे नहीं, क्या इंस्पेक्टर जमील दफ्तर में मौजूद है? इमरान ने कहा। नहीं, वो थोड़ी देर पहले ही कहीं गया है, मैंने उसे जाते हुए देखा है। क्यों? सुपरिंटेंडेंट फैयाज ने चौंक कर पूछा। फिर तो अच्छा है, तुम ऐसा करो कि उसके दफ्तर से उस केस की रिपोर्ट मंगवा लो, मैं वही दफ्तर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस रिपोर्ट से हमें मालूम हो जाएगा कि उसने अब तक क्या किया है और हम उससे आगे काम शुरू कर देंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, आ जाओ, मैं केस रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, फैयाज ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रखा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कोई खास रिपोर्ट आए तो मुझे वॉइस ट्रांसमीटर पर इत्तला दे देना, मैं इस इंस्पेक्टर जमील की रिपोर्ट चेक कर लूँ। वो ज़हीन लड़का है, हो सकता है उसने कोई क्लू तलाश कर लिया हो जिसे बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जा सके, इमरान ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा और उसके असबात में सर हिलाने पर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फ्रांसो कमरे में मौजूद आराम कुर्सी पर बैठा हुआ किसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था कि यकलक कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और फ्रांसो बेख्तियार उछलकर सीधा हो गया। दरवाजे से फोल्डर अंदर दाखिल हो रहा था। विक्ट्री बॉस, क्लियर विक्ट्री, हमने फाइल हासिल कर ली है। फोल्डर का चेहरा मसरत की शिद्दत से टमाटर से भी ज्यादा सुर्ख हो रहा था। ओ ओ, वेरी गुड, कहाँ है फाइल? फ्रांसो ने बेख्तियार उछलकर खड़े होते हुए कहा। मेरी जेब में है, फोल्डर ने जल्दी से कोट की अंदरूनी जेब से एक नीले रंग के कवर वाली फाइल निकालकर फ्रांसो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर सुर्ख रंग से बड़ा सा जीरो पड़ा हुआ था। फाइल वजारत साइंस की सरकारी फाइल थी। वो दरवाजा लॉक कर दो, फ्रांसो ने फाइल लेते हुए कहा और फोल्डर तेजी से मुड़ा और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। फ्रांसो एक तरफ रखी हुई बड़ी सी मेज के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठा और उसने फाइल मेज पर रखकर मेज पर मौजूद टेबल लैंप रोशन कर दिया और फिर फाइल खोलकर देखने लगा। अजीब सी साख्त के तकरीबन 25 फुल स्केप कागजों पर फाइल मुश्तमिल थी और हर सफ़े पर टेढ़े मेढ़े से अल्फाज टाइप किए गए थे, मगर ये आम सी टाइप ना थी, बल्कि यूँ लगता था जैसे अल्फाज कागज के अंदर उसकी बनावट में ही लिखे गए हों, जैसे कालीन में बनावट के अंदर ही कोई तस्वीर या तहरीर लिखी जाती है। कागजों का रंग हल्का नीला था और उसमें चमक भी थी। फाइल तो असली है और खुसूसी साथ के कागज बता रहे हैं कि इसकी माइक्रोफिल्म या फोटो नहीं उतारा जा सकता। बहरहाल गुड शो, अब तफसील बताओ कि किस तरह ये फाइल हासिल हुई। फ्रांसो ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद करके सामने बैठे हुए फोल्डर से मुखातिब होकर कहा। वही तरकीब इस्तेमाल की गई जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, सिर्फ एक आदमी को कत्ल करना पड़ा, बाकी काम आसान हो गया। स्किंग मशीन से छत आसानी से काट ली गई और एंटी सर्किट की वजह से अंदर मौजूद हिफाजती इंतजाम भी बेकार हो गए। चुनांचे फाइल आसानी से हासिल कर ली गई और किसी को मालूम तक न हो सका, होल्डर ने जवाब दिया।
फाइल लेकर तुम सीधे यहीं आए हो या? फ्रांसो ने पूछा। ओ नहीं जनाब, फाइल लेकर मैं ग्रुप समेत वापस अपने हेडक्वार्टर चला गया और जब पूरी तरह तसल्ली हो गई कि किसी को शक नहीं हुआ तो फिर मैं अब यहाँ आया हूँ। फाइल तो रात के पिछले पहर हासिल कर ली गई थी, जबकि अब तो सुबह के 10 बज चुके हैं, होल्डर ने जवाब देते हुए कहा और फ्रांसो ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, अब तुम वापस जाओ। फिलहाल तुमने एक हफ्ते तक अपने ग्रुप के साथ यहीं रहना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि फाइल की गुमशुदगी का पता चलते ही पूरे दारुल हुकूमत में इसकी तलाश शुरू हो जाएगी और एयरपोर्ट और दूसरे तमाम सराय आमदोरफ्त की इंतहाई कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई होगी और खास तौर पर वो गैर मुल्कियों की ज्यादा सख्ती से चेकिंग करेंगे। इसलिए तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे किसी को शक हो सके। और अब की बात तुमने मुझसे भी कोई राब्ता नहीं रखना। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम अपने ग्रुप समेत वापस अपने हेडक्वार्टर चले जाना। फ्रांसो ने उसे मजीद हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन आप ये फाइल लेकर खुद जाएंगे, ऐसा ना हो कि आपकी चेकिंग भी हो जाए। फोल्डर ने कहा। नहीं, मैंने फाइल किसी के हवाले करनी है और बस उसके बाद फाइल इंतहाई हिफाजत से मुल्क से निकल जाएगी। मैं तुमसे अलहदा रहकर वक्त गुजारूंगा और फिर जैसे ही हालात मुझे दुरुस्त नजर आए मैं भी हेडक्वार्टर चला जाऊंगा, फ्रांसो ने कहा और फोल्डर सर हिलाता हुआ उठा और फिर सलाम करके वो मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही फ्रांसो ने जल्दी से मेज की दराज खोली और उसमें से एक प्लास्टिक का कवर निकाला और फाइल उसमें रखकर उसने ये कवर वापस मेज की दराज में रख दिया और फिर मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने उसके नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और उसके साथ ही इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलियन सिफारत खाने का नंबर चाहिए, फ्रांसो ने कहा तो दूसरी तरफ से एक लम्हे की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। फ्रांसो ने शुक्रिया अदा करके क्रिडल दबाया और फिर ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। सेकंड सेक्रेटरी मिस्टर रूडी से बात कराइए, मैं उनका दोस्त फ्रांसो बोल रहा हूँ, फ्रांसो ने कहा। होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक और आवाज रिसीवर पर उभरी। यस, रूडी बोल रहा हूँ, सेकंड सेक्रेटरी। बोलने वाले का लहजा नरम था। मैं फ्रांसो बोल रहा हूँ मिस्टर रूडी, चीफ बॉस ने आपको मेरा नाम बताया होगा, फ्रांसो ने कहा। ओह हाँ, मगर ठहरो, मैं तुम्हें एक नंबर बता देता हूँ, तुम उस नंबर पर फोन करो, वो महफूज फोन है, दूसरी तरफ से रूडी ने कहा और उसके साथ ही उसने एक नंबर बता दिया और फ्रांसो ने क्रिडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। फिर चंद लम्हे गुजार कर उसने दोबारा रूडी का बताया हुआ नंबर डायल कर दिया। यस, रूडी बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही रूडी की आवाज सुनाई दी। फ्रांसो बोल रहा हूँ, फ्रांसो ने कहा। हाँ मिस्टर फ्रांसो, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं, दूसरी तरफ से रूडी ने कहा। मिस्टर रूडी, चीफ बॉस ने कहा था कि फाइल आपके हवाले कर दी जाए। फाइल इस वक्त मेरे पास मौजूद है और आप जानते हैं कि फाइल की गुमशुदगी की वजह से पुलिस और इंटेलिजेंस पूरे दारुल हुकूमत में फैल चुकी होगी और हो सकता है कि गैर मुल्की सिफारत खानों की भी खुफिया निगरानी हो रही हो। इसलिए अब आप बताएं कि फाइल आप तक कैसे पहुंचाई जाए, फ्रांसो ने कहा। ओ वेरी गुड, आप ऐसा करें कि फाइल लेकर सेंट्रल गार्डन पहुंच जाए। उसके गुलाब वाले हिस्से में मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल की बेंचें रखी हुई हैं, आप बतख वाली बेंच पर जाकर बैठ जाए, मैं वहां कर बैठ जाऊंगा। मैंने सुर्ख रंग की टाई पहनी हुई होगी और नीले रंग का सूट, हम दोनों अजनबियों की तरह बैठे रहेंगे। आप वो फाइल अपने साथ रख लेंगे और जब मैं उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लूँ तो आप अजनबियों की तरह उठकर चले जाएं, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। दूसरी तरफ से रूडी ने कहा। ये सेंट्रल गार्डन कहाँ है, पूरी तफसील बता दे और आप कितनी देर में वहां पहुंचेंगे, फ्रांसो ने कहा। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, रूडी ने पूछा। होटल इंटरनेशनल में, फ्रांसो ने जवाब दिया। तो रूडी ने उसे होटल इंटरनेशनल से सेंट्रल गार्डन तक के रास्ते की पूरी तफसील बता दी। ठीक है, मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा, फ्रांसो ने कहा और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनकर उसने रिसीवर रखा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो वो लिबास तब्दील कर चुका था। उसने मेज की दराज से फाइल निकाली और उसे कोट की अंदरूनी जेब में मोड़कर न सिर्फ डाला बल्कि उसे इस तरह एडजस्ट कर दिया कि बाहर से उसका उभार नजर न आए। फिर वो इत्मीनान से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर, आपने मुझे याद फरमाया है, इंस्पेक्टर जमील ने फैयाज के दफ्तर में दाखिल होते हुए बाकायदा सैल्यूट मारकर कहा। बैठो जमील। फैयाज ने तो सिर्फ अजबात में सर हिला दिया, जबकि इमरान ने इंस्पेक्टर जमील से बात की और जमील खामोशी से साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। विजारत साइंस वाले केस की फाइल सुपरिटेंडेंट फैयाज ने चेक की है। उसमें तुमने एक बात दर्ज की है कि डॉक्टर एजी रजा, जो कि विजारत साइंस में अंडर सेक्रेटरी है, ने तुम्हारी तफ्तीश में बार बार मुदाखलत की है। क्या तुम इस मुदाखलत की तफसील बता सकते हो?
जिसकी वजह से तुम्हें ये अल्फाज रिपोर्ट में इतने बड़े ऑफिसर का बाकायदा नाम लेकर लिखना पड़ा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, जनाब, ये फिक्रे मैंने इसलिए रिपोर्ट में लिखे हैं ताकि रिकॉर्ड पर रहे। अंडर सेक्रेटरी साहब पूरी इंक्वायरी के दौरान मेरे साथ साथ चिमटे रहे, बल्कि उन्होंने एक बार तो मुझे धमकी भी दी कि तुम वजारत के आदमियों पर नाजायज दबाव डाल रहे हो, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर हद ये हुई कि उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर भी बाकायदा धमकी दी कि वो मेरे खिलाफ हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे। इंस्पेक्टर जमील ने कहा, तुमने ऐसी क्या बात की थी जिसकी वजह से उसे धमकी देना पड़ी? इमरान ने पूछा। अंडर सेक्रेटरी साहब के एक चपड़ासी ने मुझे बताया कि साहब के दफ्तर में एक गैर मुल्की कई बार आया है। मैंने जब उस गैर मुल्की के बारे में तफसील एजी रजा साहब से पूछी तो वो सख्त नाराज हो गए और उन्होंने किसी भी गैर मुल्की से मुलाकात से यकसर इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने चपड़ासी को बुलाकर उसे इंतहाई सख्ती से डांटा कि उसने ऐसी बात क्यों की है। फिर मुझे कहा कि मैंने नाजायज दबाव डालकर उससे ये बात खुद कहलवाई है। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे भी धमकी दी कि वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। चुनांचे मैंने रिकॉर्ड के लिए उनके बारे में ये फिक्रे अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर दिए। मुझे डायरेक्टर जनरल ने यह हिदायत की हुई है कि अगर कोई भी सरकारी अफसर किसी किस्म की बेजा मुदाखलत किया करे तो उस बारे में रिपोर्ट में जरूर कर दिया करूं। इंस्पेक्टर जमील ने कहा, ओके ठीक है, अब तुम जाओ। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और इंस्पेक्टर जमील उठा, उसने सलाम किया और कमरे से बाहर चला गया। ये है ही गलत आदमी, इसने खौमा का अंडर सेक्रेटरी पर रौब डालने की कोशिश की होगी, इसलिए उसने झाड़ दिया होगा। अहमक आदमी इंस्पेक्टर बनकर समझता है कि वो न जाने क्या बन गया है, जबकि अंडर सेक्रेटरी बहुत बड़ा ओहदा है। इंस्पेक्टर जमील के जाने के बाद फैयाज ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर वो तुमसे ऐसी बात करता तो तुम क्या करते? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे उसकी जुर्रत थी कि मुझसे ऐसी बात करता, मैं उसके हाथ में वहीं हथकड़ियां न डाल देता। फैयाज ने चमक कर कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। ओके फैयाज, अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर जमील ने तो सिवाय रस्मी कार्रवाई के कुछ नहीं किया। तुम ऐसा करो कि होटलों को चेक करो, वहाँ जितने भी गैर मुल्की हों उनका रिकॉर्ड देखो, हो सकता है कोई ऐसा आदमी तुम्हें नजर आ जाए जिसका रिकॉर्ड तुम्हारी लाइब्रेरी में हो। इमरान ने कहा, लानत भेजो, अब मैं ये बोर काम करूंगा, मैं इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो करते रहेंगे। फैयाज ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जब कोई ऐसा मशकूक आदमी मिले तो मुझे फौरन बताना, फिर देखना मैं किस तरह उसके हलक से फाइल उगलवा लेता हूँ। इस तरह तुम्हारी हर तरफ वाह वाह हो जाएगी। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फैयाज का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार केस हल हो जाए फिर मैं सर रहमान को बताऊंगा कि फैयाज अहमक नहीं है। फैयाज ने खुश होते हुए कहा और इमरान मुस्कुराता हुआ पर्दा हटाकर दफ्तर से बाहर निकला और थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से वजारत साइंस के दफातर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी।